दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा ई लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। बात कर रहे थे अपन राजस्थान जिला दर्शन में, और दर्शन में इस कड़ी में अपन पहुंच गए थे बूंदी, और बूंदी के फर्स्ट पार्ट की अपन बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे बूंदी जिला पार्ट 2 की। बूंदी जिला दर्शन की अपन बात कर रहे थे और इसमें आ गए थे अपन पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि अपन ने वादा किया था कि इसके तिलस्मी दुर्ग के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो आज बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके दुर्गों के बारे में। तो दुर्ग के बारे में अपन बूंदी की बात करें और सबसे पहले नाम लेते हैं तारागढ़ का। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तारागढ़ राजस्थान में 2 मिलते हैं। एक तारागढ़ मिलता है आपको राजस्थान के हृदय में यानी कि अजमेर में, और एक तारागढ़ मिलता है आपका बूंदी में। ठीक है दोस्तों, तो उस तारागढ़ का नाम पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पे तारागढ़ रखा गया, और इस तारागढ़ का नाम तारागढ़ रखा गया क्योंकि इसकी जो आकृति है वो तारे के समान है। तारे के समान इसकी आकृति है, तारे के समान इसकी आकृति है दोस्तों, और इसी तारे के समान आकृति होने के कारण इसको क्या कहा गया? तारागढ़ कहा गया। इसका दूसरा नाम भी आपको तिलस्मी दुर्ग मिलता है, तिलस्मी दुर्ग। दोस्तों यहाँ पे ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं रहस्यमयी, जिनका आज तक किसी भी तरह का कोई पता नहीं चल पाया है। तिलस्मी बोलते हैं इसको, तिलस्मी किला बोलते हैं। आज भी ऐसी कई गुफाएं यहाँ पर हैं जिनका आज तक ना कोई अंत मिला है, वो बहुत ही रहस्यमय लगती है, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या रखा गया? तिलस्मी दुर्ग रखा गया। निर्माण की अपन बात करें इसके, तो दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया गया वो बरसिंह के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा करवाया गया? बरसिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1344 ईस्वी में करवाया गया। ठीक है, तो इसका निर्माण कराया गया बरसिंह हाड़ा के द्वारा 1344 ईस्वी में। कब करवाया गया? 1344 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया तारागढ़ का। और एक इतिहासकार का नाम आपने सुना होगा जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, ये जो रुडयार्ड किपलिंग थे, ये रुडयार्ड किपलिंग महोदय ऐसा कहते हैं कि साहब ये जो तारागढ़ का दुर्ग है ये कोई मानव नहीं बना सकता, ये दुर्ग तो किसी प्रेतों के द्वारा बनवाया गया है। क्या कहा था? यह मानव सॉरी यह दुर्ग, ये दुर्ग मानव द्वारा निर्मित न होके, मानव द्वारा निर्मित न होकर प्रेतों के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा? प्रेतों के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है कई जगह कि ये दुर्ग मानव द्वारा निर्मित न होकर प्रेतों के द्वारा बनवाया गया है। ऐसा तथ्य किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो तारागढ़ के बारे में कहा जाता है। ये तथ्य तारागढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा। ये भी प्रश्न पुटअप होता है। और ऐसा कौन सा किला है जिसको तिलस्मी कहते हैं? तो ये भी तारागढ़ हो जाएगा। और इसी कहावत के कारण रुडयार्ड किपलिंग ने इसको दूसरा नाम और दिया, फोर्ट ऑफ घोस्ट। क्या नाम दिया? फोर्ट ऑफ घोस्ट, भूतों का किला। इसको क्या नाम दिया? भूतों का किला। किसके द्वारा नाम दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। तो यह बात आप ध्यान में रखेंगे कि तारागढ़ तारे के समान आकृति है, इस कारण इसको तारागढ़ कहा गया। तिलस्मी दुर्ग है ये, ऐसा माना जाता है। और निर्माण इसका बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया, 1344 ईस्वी में करवाया गया। रुडयार्ड किपलिंग एक महोदय थे, इतिहासकार थे बहुत अच्छे, जिन्होंने बोला कि ये दुर्ग तो मानव द्वारा निर्मित न होकर प्रेतों के द्वारा बनवाया गया है, इतना अद्भुत है ये दुर्ग, और इसी को नाम दिया गया फोर्ट ऑफ घोस्ट, इसको नाम दिया गया। चलिए अब बात करते हैं तारागढ़ में ही स्थित कुछ महलों के बारे में। तारागढ़ में स्थित कुछ महलों के बारे में अपन बात करते हैं, और इन महलों की श्रृंखला में अपन सबसे पहले जिस की बात करेंगे, जिस महल की बात करेंगे, उसका नाम है रंगशाला महल। रंगशाला ये पहला महल है तारागढ़ में स्थित रंगशाला।
और इस रंगशाला को ही चित्रशाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चित्रशाला। ये जो शाला बनवाई गई दोस्तों, ये बनवाई गई थी उम्मेद सिंह के द्वारा। उम्मेद सिंह के द्वारा ये बनवाई गई थी दोस्तों, ठीक है। और ये चित्रशाला है, यहाँ पे भित्ति चित्र मिलते हैं, बहुत तादाद में मिलते हैं और बहुत ही अद्भुत मिलते हैं, इसलिए इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो रंगशाला या चित्रशाला बूंदी को, ठीक है। तो इसको कहेंगे भित्ति चित्रों का स्वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो भित्ति चित्रों में अपन बात कर लेते हैं बूंदी चित्र शैली की, ठीक है दोस्तों। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं भित्ति चित्र क्या है, ये परंपरा कहाँ से आई, ये कला कहाँ से आई, क्या भारत की है या भारत से बाहर की है? बिल्कुल ये भारत से बाहर की है दोस्तों। ये जो कला है भित्ति चित्रों की, ये भित्ति चित्रों की कला जो है वो पर्शिया की है, पर्शिया ईरान की ये कला है, पर्शिया ईरान की है। और ये पर्शिया ईरान से आई मुगल दरबार में, यानी अकबर के पास आई है। किसके पास आई? अकबर के पास। और अकबर के पास से जो इसका सेनापति था मानसिंह प्रथम, उन मानसिंह के द्वारा ये आई आमेर में। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा इसका आगमन राजस्थान में हुआ, मानसिंह प्रथम से, और मानसिंह प्रथम से ये आई बूंदी में। कहाँ पर आई? बूंदी में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये भित्ति चित्र आई थी। पर्शिया ईरान की मुख्य परंपरा है, यहाँ से अकबर काल में, अकबर काल से मानसिंह प्रथम के पास में, मानसिंह प्रथम से बूंदी के अंदर इसका आगमन हुआ। तो भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग कहा जाता है वो रंगशाला या चित्रशाला को कहा जाता है दोस्तों। बूंदी जो चित्र शैली है, बूंदी जो चित्र शैली है दोस्तों, ये चित्र शैली में मुख्यतः हरे रंग का प्रयोग होता है। कौन से रंग का? हरे रंग का मुख्यतः प्रयोग होता है। और इस शैली में जिसको प्रमुख स्थान दिया गया है, उनको किसको स्थान दिया गया है? पशु पक्षियों के चित्रण को, पशु पक्षियों के चित्रण को प्रमुख स्थान, पशु पक्षियों के चित्रण को प्रमुख स्थान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें पशु पक्षियों को प्रमुख स्थान दिया गया, वो चित्र शैली है बूंदी चित्र शैली। हरे रंग का इसमें प्रयोग किया गया था। और इसमें दूसरा स्थान दिया जाता है प्रकृति चित्रण को, प्रकृति चित्रण को भी इसमें स्थान दिया गया। यानी कि हरे रंग पे पशु पक्षियों के चित्रण करना या फिर हरे रंग में प्रकृति चित्रण करना यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है, और इसलिए प्रकृति प्रेमी चित्र शैली भी मानी जाती है इसको। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हरे रंग इसके बैकग्राउंड में यूज होता था, जो पीछे का बैकग्राउंड होता था उसमें हरे रंग का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, ये तो आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कि बूंदी चित्र शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे। तो कलाकार के ऊपर बात करें तो पहला कलाकार था अहमद अली, जो इसके प्रमुख कलाकार हैं अहमद अली। उसके अलावा इसके जो दूसरे कलाकार हैं रामलाल, और एक का नाम है सुरजन। ये सुरजन, ये जो कलाकार हैं ये यहाँ के प्रमुख कलाकार रहे हैं बूंदी चित्र शैली के। तो ध्यान में रखेंगे आप, ये रंगशाला कहाँ पर है? तारागढ़ में है। और उमेश सिंह के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई। भित्ति चित्रों का इसको स्वर्ग कहा जाता है। बूंदी चित्र शैली की अपन बात करें तो हरे रंग का इसमें प्रमुखता प्रयोग हुआ है। पशु पक्षियों के चित्रण को इसमें प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रकृति चित्रण को भी इसमें लिया गया है। नारी सौंदर्य को भी लिया गया है यहाँ की चित्र शैली में, ठीक है। अहमद अली, रामलाल और सुरजन यहाँ के प्रमुख कलाकार रहे हैं बूंदी चित्र शैली के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये हुई अपनी रंगशाला की बात, जो तारागढ़ में एक महल स्थित है, उसके बारे में अपन ने बात करी। अब आगे बात करते हैं तारागढ़ में ही स्थित दूसरे महल के बारे में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में मैं इसको मिटा दूंगा। चलिए, तो दूसरे महल की बात अपन जिसमें करने जा रहे हैं दोस्तों, वो महल का नाम है रतन दौलत दरी खाना। दूसरा महल कौन सा है? रतन दौलत दरी खाना। दोस्तों, ये महल तारागढ़ में ही स्थित है, और ये ऐसा महल है जहाँ पर हाडा शासकों का, यानी यहाँ पर बूंदी में जो भी शासक हुआ करते थे, उन शासकों का जो राज तिलक है, राज्याभिषेक है, वो इसी महल में किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हाडा शासकों का राज तिलक जिस स्थान पर होता था, जिस महल में होता था,
उस महल का नाम क्या है दोस्तों? रतन दौलत दरी खाना उस महल का नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाड़ा शासकों का राज तिलक किस महल में किया जाता था, तो वो कौन सा महल है? रतन दौलत दरी खाना। तीसरे महल की अपन बात करें, अनिरुद्ध महल है। अनिरुद्ध महल यहाँ पर स्थित है, जो राजा अनिरुद्ध के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद में एक संग्रहालय भी है यहाँ पर, जिसकी अपन बात कर लेते हैं। उसका नाम है मोती महल संग्रहालय। मोती महल संग्रहालय, ये मोती महल संग्रहालय भी तारागढ़ में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ दुर्ग है, महल है जो तारागढ़ में ही स्थित हैं, जिनके बारे में अपन बात करी। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ के एक बुर्ज के बारे में, जिसका नाम है शिकार बुर्ज। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे एक बुर्ज स्थित है, तारागढ़ की बात अपन ने कर ली, शिकार बुर्ज की बात करते हैं। शिकार बुर्ज दोस्तों, जो उमेद सिंह थे, उमेद सिंह का एक पुत्र था अजीत सिंह, और उमेद सिंह ने अजीत सिंह के लिए राजगद्दी का त्याग कर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। और संन्यास धारण करके वो किस जगह रहने आए? शिकार बुर्ज में। 1770 ईस्वी में उन्होंने अपने पुत्र के लिए त्याग कर शिकार बुर्ज का निर्माण करवाया उमेद सिंह द्वारा। ठीक है, और ये यहाँ पर रहने लग गए। और उमेद सिंह के द्वारा ही यहाँ पर एक प्रतिमा भी स्थापित करवाई गई। वो प्रतिमा थी हनुमान जी। हनुमान मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जिसे आप वर्तमान में भी यहाँ जाकर देख सकते हैं। शिकार बुर्ज उस जगह का नाम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं, शिकार बुर्ज के पास में ही एक धाम है जिसको बोलते हैं केदारेश्वर धाम। केदारेश्वर धाम दोस्तों, ये जो केदारेश्वर धाम है, इसका ही दूसरा नाम है बाणगंगा। क्या नाम है दोस्तों? बाणगंगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बाणगंगा अपन ने 12 के संदर्भ में भी देखी थी कि 12 नगर जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, उस नदी का नाम बाणगंगा है। एक बाणगंगा जो जयपुर की वेरावट की पहाड़ियों से निकलती है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, वो अलग नदी है। जो 12 बसा हुआ है जिस नदी के किनारे बाणगंगा, वो अलग नदी है। और ये बाणगंगा जो स्थान है वो अलग है, जो किस धाम को कहते हैं? केदारेश्वर धाम को कहते हैं, जिसको ही क्या कहेंगे? बाणगंगा कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, उसके बाद में एक और अपन बात कर लेते हैं यहाँ के केसर बाग की। केसर बाग की अपन बात कर लेते हैं, जिसको एक क्षार बाग भी कहते हैं। कौन सा बाग? क्षार बाग। दोस्तों, अपन ने रतन दौलत दरी खाना के बारे में बात करी कि वहाँ पे राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था। और ये जो केसर बाग और क्षार बाग है, ये ऐसा स्थान था जो बूंदी शासकों का, यानी हाड़ा शासकों का शाही शमशान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शाही शमशान। यानी कि यहाँ पर हाड़ा शासकों के स्मारक बने हुए हैं। हाड़ा शासकों के स्मारक यहाँ पर बने हुए हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं? शाही शमशान इसको कह सकते हैं। तो जो हाड़ा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाड़ा शासकों के शाही शमशान को क्या कहते थे, तो उसको क्या कहेंगे? क्षार बाग या केसर बाग। अपन ने देखा था कि उदयपुर के जो शासक थे, मेवाड़ के जो शासक थे, उनके जो शाही शमशान था उसको माँ सतिया अपन ने देखा था। वैसे ही जयपुर के शासक थे, उनके शमशान को गेरोट की छत्रियाँ, जो आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर है। उसी प्रकार हाड़ा शासकों का जो शाही शमशान है वो क्षार बाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार बाग। चलिए, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हाड़ा शासक थे एक शत्रुसाल, नाम आपने सुना हो तो। शत्रुसाल का जब उनकी मृत्यु हुई शत्रुसाल की, तो शत्रुसाल की चिता में ही उनकी 64 पत्नियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और वो प्राणों की आहुति भी किस जगह दी गई थी? क्षार बाग में दी गई थी। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं क्षार बाग के संदर्भ में। चलिए, उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ की एक प्रसिद्ध बावड़ी, इसका नाम है रानी जी की बावड़ी। क्या नाम है दोस्तों? रानी जी की बावड़ी इस जगह का नाम है। और इसकी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो बावड़ी है, इसका निर्माण जो करवाया, वो करवाया था राजा जो अनिरुद्ध थे। राजा अनिरुद्ध की मृत्यु होने के बाद इनकी जो विधवा पत्नी थी, विधवा रानी, जिसका नाम था नाथावती। क्या नाम था?
नाथावती। ये नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि रानी जी की जो बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। और जो अनिरुद्ध थे उनकी विधवा रानी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, नाथावती रानी के द्वारा। और ये जो है दोस्तों वो राजस्थान की ये जो निर्माण कराया गया था, आप सन लिख सकते हैं सन 1699 ईस्वी में। सन 1699 ईस्वी में इस बावड़ी का निर्माण कराया गया। यहाँ पर 3 तोरण द्वार हैं, 3 तोरण द्वार, जो कि स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं, बहुत ही सुंदर हैं। 3 तोरण द्वार यहाँ पर है। और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी जो बावड़ी है वो बावड़ी कौन सी है, रानी जी की बावड़ी है। तो ये तथ्य भी आप याद रख सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी जो बावड़ी है, सबसे बड़ी जो बावड़ी है वो रानी जी की बावड़ी है, जो कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। बावड़ियों का शहर ऐसे ही नहीं कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे बहुत अद्भुत बावड़ी है और इस बावड़ी को क्या कहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी, जिसका नाम है रानी जी की बावड़ी। निर्माण किसके द्वारा कराया गया, राजा अनिरुद्ध के द्वारा नहीं करवाया गया। ये बात आप ध्यान में रखें, अनिरुद्ध के द्वारा नहीं करवाया गया। अनिरुद्ध की विधवा पत्नी थी नाथावती, उस नाथावती के द्वारा 1699 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही प्रसिद्ध छतरी की, जो कि यहाँ पर स्थित है राजस्थान में। ऐसी कोई छतरी नहीं है जिसमें इतने खंबे इस्तेमाल किए गए हों। ये एकमात्र ऐसी छतरी है जहाँ पर सर्वाधिक खंबे इस्तेमाल किए गए। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, या इसको धामाई की छतरी भी कहते हैं, धामाई या धाई माँ की छतरी भी इसको कहते हैं, धाई माँ की छतरी। दोस्तों बूंदी से थोड़ी दूर एक जगह का नाम है देवपुरा। देवपुरा, इस देवपुरा नामक जगह पर यह छतरी स्थित है। बात करते हैं छतरी किसके द्वारा बनाई गई, क्यों बनाई गई। तो दोस्तों ये जो छतरी है ये बनवाई गई थी राजा अनिरुद्ध के द्वारा। ठीक है, और अनिरुद्ध की एक दाई माँ आप जानते हैं दाई माँ किसे कहते हैं, जो लालन पोषण करती है राजकुमारों का, उसको दाई माँ कहते हैं। और इनकी जो अनिरुद्ध थे उनकी दाई माँ थी जिनका नाम था देवा। क्या नाम था, देवा। इन देवा के नाम पर ही इसका नाम देवपुरा पड़ा, इस जगह का नाम। और यहाँ पे जो छतरी बनाई गई है 84 खंभों की छतरी, वो दाई माँ की छतरी भी कहलाती है इसी कारण। ठीक है, तो ये जिसका निर्माण करवाया गया, अपन बात कर रहे थे इसके निर्माण के बारे में। ये जो निर्माण करवाया गया ये अनिरुद्ध की दाई माँ, अनिरुद्ध सिंह की दाई माँ देवा की स्मृति में, देवा की स्मृति में। कब करवाया गया, 1683 ईस्वी में। कब कराया गया, 1683 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अनिरुद्ध सिंह के द्वारा कराया गया। किसकी स्मृति में, जो अनिरुद्ध की दाई माँ थी देवा, उसकी स्मृति में देवपुरा नामक स्थान पर 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। ठीक है, राजस्थान में ऐसी कोई दूसरी छतरी नहीं जिसमें 84 खंभों का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, सर्वाधिक खंभों की छतरी यही है। अब बात करते हैं कंफ्यूजन की, कि कंफ्यूजन कहाँ पे होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तब तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो क्या होगा, बूंदी। ठीक है, दाई माँ की छतरी भी बूंदी में है, अनिरुद्ध के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जाए कि 84 खंभों का मंदिर कहाँ है, क्या पूछा जाए, 84 खंभों का मंदिर कहाँ है, तो जो जोधपुर का महामंदिर है उस महामंदिर को 84 खंभों का मंदिर कहते हैं, क्योंकि वो मंदिर भी 84 खंभों पर निर्मित है। तो यह है महामंदिर जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। 84 खंभों का मंदिर अलग चीज है, 84 खंभों की छतरी अलग चीज है। एक जगह और कंफ्यूजन होता है, सर्वाधिक जो खंभे हैं 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 84 थे कि 80 थे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो 80 खंभों की छतरी है वो मूसी रानी की छतरी है, अलवर की। कौन सी छतरी, मूसी
रानी की छतरी। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? अलवर में। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 84 खंभों की छतरी क्या है, 84 खंभों का मंदिर क्या है, या फिर 80 खंभों की छतरी क्या है। दोनों तीनों अलग अलग चीज़ है। 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी से संबंधित है। 84 खंभों का मंदिर जो महा मंदिर है वो जोधपुर से संबंधित है। 80 खंभों की जो छतरी है वो मूसी रानी की छतरी है जो कि अलवर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, उसके बाद में आप अपन बात कर लेते हैं बूंदी के कला संस्कृति के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कला संस्कृति के बारे में। चलिए, कला संस्कृति। दोस्तों, बूंदी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिस महोत्सव का नाम है बूंदी महोत्सव। क्या नाम है? बूंदी महोत्सव। 24 जून को बढ़ता है दोस्तों। कब बढ़ता है? 24 जून को 1999 ईस्वी से इसका प्रारंभ किया गया था बूंदी महोत्सव का। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था कि यहाँ की कला संस्कृति के द्वारा, जो बूंदी की कला संस्कृति है उस कला संस्कृति के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाकर यहाँ के पर्यटन, यहाँ पर पर्यटक जो विकास है उस विकास को बढ़ावा देना, यहाँ पर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। इसका आयोजन कब किया जाता है? 24 जून को इसका आयोजन किया जाता है। चलिए, आगे बात करते हैं अपन बूंदी के एक प्रसिद्ध महोत्सव कजली तीज के बारे में। कजली तीज बोल दीजिए आप, इसको बोल दीजिए सातुड़ी तीज, इसी को बोल दीजिए बड़ी तीज, इसको बोल दीजिए। उसके अलावा भाद्रपद में आती है इसलिए भादुड़ी तीज भी बोल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी तीजें हैं ये एक ही है, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, भादुड़ी तीज। ये जो नाम है दोस्तों ये एक ही तीज के नाम है जो आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कब आती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये तीज का मेला भरता है। और कहाँ पर भरता है? बूंदी में भरता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो कजली तीज है इसका नाम आप देखिए, कजली का मतलब एक तरह से काजल से ले लीजिए जिसका मतलब काला होता है, और कृष्ण का मतलब ये क्या होता है? काला। तो कृष्ण पक्ष में आती है, इस कारण इसको कजली तीज कहते हैं। सातुड़ी तीज कहते हैं, बड़ी तीज कहते हैं क्योंकि छोटी तीज के बाद में आती है तो बड़ी तीज कहेंगे। भादुड़ी तीज क्यों कहेंगे? क्योंकि भाद्रपद को अपनी जो लोकल लैंग्वेज है राजस्थानी इसमें भादुआ कहते हैं, और भादुए में आने के कारण इसको क्या कहेंगे? भादुड़ी तीज कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं संदर्भित तीज की, तो छोटी तीज के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी तीज ले लो, उसके अलावा तीज की सवारी ले लो, तीज की सवारी ले लो, ठीक है, और उजली तीज ले लो। ठीक है दोस्तों, छोटी तीज, तीज की सवारी और उजली तीज तीनों जो प्रसिद्ध हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर की। ठीक है, तीनों एक ही मतलब है। छोटी तीज इसी दिन तीज की सवारी निकलती है और उजली तीज भी छोटी तीज को ही कहते हैं। अब छोटी तीज का जो समझ में आता है, उजली तीज का मतलब ये तो थी कजली तीज और ये थी उजली तीज। कजली तीज क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण पक्ष में आई, और उजली तीज क्यों कहेंगे? क्योंकि शुक्ल पक्ष में आएगी। ठीक है, तो ये बढ़ती है, ये आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कौन सी तृतीया को आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को ये आती है छोटी तीज। और ये छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जबकि बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी, भादुड़ी ये तीजें कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है दोस्तों। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, किसी भी तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कजली तीज क्या है, उजली तीज क्या है। इसमें आपको बिल्कुल भी जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, उसके अलावा बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक जगह का नाम है बूंदी में, और जगह का नाम है नेनवा। नेनवा में एक पशु मेला पड़ता है, इसको नेनवा पशु मेला कहते हैं। नेनवा पशु मेला, या फिर इसका एक नाम दहेरवाल
पशु मेला भी मिलता है, दहेरवाल पशु मेला। दोस्तों ये मुख्यतः पशुओं का मेला है और यहाँ का जो घोड़ी नृत्य है वो आकर्षण का केंद्र है। घोड़ी नृत्य व ऊंट नृत्य, ये अधिकतर घोड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। घोड़ी का व्यापारिक मेला भी बोलते हैं इसको। घोड़ियों का क्रय विक्रय यहाँ पर होता है और ऊँटों का क्रय विक्रय भी इस स्थान पर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर घोड़ी नृत्य और ऊँट का जो नृत्य है वो बहुत ही आकर्षक व दर्शनीय है। चलिए दोस्तों, बूंदी क्षेत्र में, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दोस्तों बूंदी क्षेत्र में एक नृत्य भी प्रसिद्ध है, उस नृत्य का नाम है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य दोस्तों, जो बूंदी क्षेत्र की कंजर जाति की जो अविवाहित जो बालिकाएं होती है, अविवाहित कन्याएं जो होती है, कंजर जाति की अविवाहित बालिकाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि चक्री नृत्य कंजर जाति की अविवाहित बालिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बात ही अपनी कुछ कला संस्कृति के बारे में। अब जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो है यहाँ के कुछ मंदिर व धार्मिक स्थलों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ले लेते हैं मंदिर। दोस्तों जब अपन मंदिर के बारे में दर्शन करते हैं तो सबसे पहले जिस मंदिर का नाम आता है उस मंदिर का नाम है खटकड़ महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर है? खटकड़ महादेव मंदिर। खटकड़ महादेव मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये खटकड़ महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। दूसरे मंदिर के बारे में अपन बात करें तो भीमलत, नाम सुना होगा आपने, भीमलत महादेव मंदिर। दोस्तों बहुत ही अद्भुत स्थान है, प्राकृतिक छटा बहुत ही अद्भुत है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर एक जलप्रपात है। जलप्रपात है, अपन ने बात करी थी कि भीमलत एक बांध भी है जो मांगली नदी के किनारे है और इसी मांगली नदी पर एक जलप्रपात बनता है जो भीमलत में है। और इसकी ऊंचाई है 150 फुट। 150 फीट इसकी ऊंचाई है। इतना ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर है और भीमलत महादेव का मंदिर भी यहाँ पर है और एक पर्यटक स्थल के रूप में भी ये विकसित है। दोस्तों ये कहाँ पर है? ये बूंदी में है। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं, बूंदी में अपन एक जगह का नाम देखा था अभी, केशवराय पाटन। केशवराय पाटन। दोस्तों इस केशवराय पाटन में एक मंदिर है केशवराय भगवान का। केशवराय भी बोल सकते हैं, केशवराय भी बोल सकते हैं। केशवराय भगवान मंदिर, केशवराय भगवान का मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, उसके अलावा अंजनी माता का, अंजनी माता आप जानते हैं हनुमान जी की माता जी थी, ये अंजनी माता का मंदिर ये भी यहाँ पर है। अब जब माता का मंदिर है तो पुत्र का तो होना ही है, इसलिए हनुमान मंदिर, और जब हनुमान जी का मंदिर है तो राम का तो होना ही है, तो राम मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये जो मंदिर है ये आपके किस क्षेत्र में मिलेंगे? आपको केशवराय पाटन क्षेत्र में आपको मिलेंगे। इन जो सभी मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया है हाड़ा शासक शत्रुसाल द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? शत्रुसाल द्वारा इन सभी मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। कौन कौन से मंदिरों का निर्माण शत्रुसाल द्वारा करवाया गया है? केशवराय का मंदिर आप ले लीजिए, उसके बाद में आप अंजनी माता का मंदिर ले लीजिए, हनुमान मंदिर ले लीजिए। इन सब मंदिरों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? शत्रुसाल द्वारा करवाया गया। दोस्तों केशवराय पाटन का एक अलग नाम और मिलता है जिसको बोलते हैं जम्बूकेश्वर द्वीप। जम्बूकेश्वर द्वीप इसका नाम मिलता है। प्राचीन नाम की बात करें तो इसका नाम पाटन भी मिलता है, कई जगह आरम पाटन भी मिलता है। आरम पाटन ये इसके नाम मिलते हैं। दोस्तों केशवराय पाटन के, तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले कि जम्बूकेश्वर द्वीप किसे कहते हैं, तो जम्बूकेश्वर द्वीप जो कहेंगे वो भी किसको कहेंगे? पाटन को कहेंगे। आरम पाटन भी इसी को कहेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ की एक माता के बारे में, जो कि बूंदी के एक स्थान है जिसका नाम है इंद्रगढ़, और उस माता का नाम है इंद्रगढ़ माता जी या इंद्रगढ़ी की माता जी। इंद्रगढ़ की माता। दोस्तों इसी का दूसरा नाम है बीजासन माता। कौन सा नाम? बीजासन माता। ठीक है दोस्तों,
बूंदी का एक जगह का नाम है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इसको इंद्रगढ़ की माता भी कहते हैं, बीजासन माता भी कहते हैं। दोस्तों बीजासन माता अगर आपसे पूछा जाए तो इंद्रगढ़, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बीजासन का पठार या पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो बात कर लेते हैं बीजासन पठार या पहाड़ी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बीजासन का पठार कहाँ पर है या बीजासन की पहाड़ी कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होगा भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, उपरमाल पठार में ही एक पठार है जिसको बीजासन पठार के नाम से जाना जाता है या बीजासन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। इंद्रगढ़ की माता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इंद्रगढ़ की माता जी कहाँ पर है? इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है। दोनों में आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बिल्कुल भी एक मात्र भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी अपनी के बारे में। एक मंदिर और है जिसका नाम है देई, जगह का नाम है नेनवा के पास में ही एक जगह का नाम है देई। यहाँ पे एक मंदिर है खेवज माता का मंदिर, खेवज माता का मंदिर। दोस्तों एक खेवज माता का मंदिर है, इसको क्षेमकारी माता भी कहते हैं। इनका एक मंदिर और है जो भीनमाल जालौर में अपने को मिलता है। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि खेवज माता जो है वो सोलंकी राजपूतों की कुलदेवी है। सोलंकी राजपूतों की कुलदेवी, अगर आपसे पूछा जाए कि सोलंकी राजपूतों की कुलदेवी कौन सी है तो ये खेवज माता है। दोस्तों खेवज माता के मंदिर बहुत सारे हैं राजस्थान में, बूंदी में भी मिलता है, उसके अलावा अपने को जालौर में भी मिलता है। गुजरात जिले में, गुजरात राज्य में भी अपने को खेवज माता के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि चालुक्यों का या सोलंकी राजपूतों का जो आधिपत्य रहा वो गुजरात क्षेत्र में भी रहा था, इसलिए वहाँ पे भी इनका मंदिर, माता का मंदिर अपने को देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये खेवज माता का जो मंदिर है, ये एक ही मंदिर में 3 मूर्तियाँ स्थापित है। एक ही मंदिर में 3 मूर्तियाँ। एक माता का जो एक मूर्ति जो है वो नागर माता है, और नागर माता के बीच में जो वो खेवज माता है, और दूसरी साइड में जो मूर्ति है वो है बेवज माता की। तो नागर माता, खेवज माता और बेवज माता, तीनों मूर्तियां एक ही मंदिर में स्थापित है, एक साथ स्थापित है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप, खेवज माता का मंदिर देई में स्थित है जो सोलंकी राजपूतों की कुल देवी है। चलिए यहाँ पर एक दरगाह और है, मीरा साहब की दरगाह। मीरा साहब की दरगाह, ये मीरा साहब की दरगाह है, ये बूंदी नगर में ही एक पहाड़ी पर स्थित है, तो आप इसको बूंदी लिख सकते हैं। ये कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है मीरा साहब की दरगाह। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तो एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। इंद्रगढ़ की जो माता जी है वो कहाँ पर है? बूंदी में है। बीजासन की जो माता है वो इसे इंद्रगढ़ माता का दूसरा नाम है। और बीजासन पहाड़ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अपन ने देखा कि एक देवी में मंदिर है खेवज माता का मंदिर जो सोलंकी राजपूतों की कुलदेवी है। उसके अलावा अपन ने मीरा साहब की दरगाह देखी जो बूंदी नगर में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपन बूंदी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बूंदी प्रजा मंडल की। बूंदी प्रजा मंडल, ठीक है दोस्तों, ये जो बूंदी प्रजा मंडल है इसकी स्थापना नैनूराम, पंडित नैनूराम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पंडित नैनूराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर जो रोक है वो किसके द्वारा लगाई गई? तो बूंदी रियासत द्वारा 1822 ईस्वी में सबसे पहले सती प्रथा पर राजस्थान में रोक लगाई गई थी, जो किसके द्वारा लगाई गई थी? बूंदी रियासत के द्वारा लगवाई गई थी। और ये कब लगी थी? ये लगी थी 1822 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप बूंदी प्रजा मंडल को रिप्लेस करके यहाँ पे आप लिखे बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। दोस्तों ये जो बूंदी किसान आंदोलन है इसके सूत्रधार थे पंडित नैनूराम शर्मा, और ये चला था दोस्तों 1926 से लेकर 1943 ईस्वी तक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बूंदी किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो पंडित नैनूराम शर्मा थे। बूंदी प्रजा मंडल की अपन बात करते हैं। बूंदी प्रजा मंडल की जो स्थापना की गई थी
वो 1931 में की गई थी। कब की गई थी? 1931 में। और इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी नित्यानंद के द्वारा, नित्यानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी बूंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कि बूंदी किसान आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो पंडित नैनूराम शर्मा को माना जाता है। और बूंदी जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो 1931 ईस्वी में की गई थी, जिसकी स्थापना नित्यानंद के द्वारा की गई। सती प्रथा पर रोक जो लगाई गई वो 1822 ईस्वी में लगाई गई। नित्यानंद के एक सहयोगी और थे जिनका नाम था कांतिलाल, ये भी आप लिख सकते हैं, कांतिलाल। और नित्यानंद के द्वारा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई और सती प्रथा पर इनके द्वारा बूंदी रियासत ऐसी पहली रियासत थी जिसकी सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो ये था दोस्तों आपका बूंदी जिला। इससे संबंधित और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और किसी तरह की कोई समस्या, किसी तरह की कोई क्वेरी, कोई प्रश्न हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य पोस्ट करें। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ चुके हैं, उनका आदान प्रदान आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले जिले के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।